हम अब बात करते हैं रिस्पायरेशन। और कौन से रिस्पायरेशन की बात करेंगे? सेलुलर रिस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन को जानने से पहले आप जानें कि हमारे शरीर में महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है डाइजेशन। डाइजेशन में आप जानते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में या जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ा जाता है। उसी प्रक्रिया में जटिल भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें स्टार्च होता है। स्टार्च को सरल भोज्य पदार्थ ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। अर्थात ब्लड के माध्यम से डाइजेशन के बाद, जब डाइजेशन के बाद एक चरण होता है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, अवशोषण के बाद वो अवशोषित भोज्य पदार्थ या सरल अणु ब्लड के माध्यम में कोशिकाओं में चले जाते हैं और कोशिकाओं में कहाँ पहुंच जाते हैं? साइटोप्लाज्म। ये कोशिका बनी। साइटोप्लाज्म में देखें आप ग्लूकोज है। ग्लूकोज किसमें टूटता है? पाइरुविक अम्ल में बदला। ग्लूकोज किसमें चेंज हुआ? पाइरुविक अम्ल में। फिर पाइरुविक अम्ल आप देखें उसको ऑक्सीजन मिला तो एसिटिल कोएंजाइम ए बना। एसिटिल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है और कौन सी प्रक्रिया करता है? क्रेब्स चक्र। इस प्रक्रिया को समझने से पहले, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र को समझने से पहले अब डायरेक्ट में रिस्पायरेशन की बात करता हूँ, श्वसन का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। तो श्वसन के हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनमें उन सभी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्लियर ना? यह मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है इसके दो भाग होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म निर्माणकारी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस आता है। फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं कि स्टार्च का निर्माण होता है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रीन प्लांट जो है वो केमिकल एनर्जी में या स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार आपसे मैं बात करूं, दूसरी प्रक्रिया होती है कैटाबॉलिज्म, जो विध्वंसकारी प्रक्रिया है। अर्थात उसमें कुछ जैसे ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटता है, मतलब तोड़ने वाली प्रक्रिया होती है। तो रिस्पायरेशन कैसी प्रक्रिया है? कैटाबॉलिक। कैसी है? कैटाबॉलिक। तो रिस्पायरेशन की परिभाषा क्या दे सकते हैं आप? रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक क्रिया है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। क्लियर ना? फिर से बताऊं, रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक क्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तथा ऑक्सीकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं कि जो रिस्पायरेशन की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है ऑक्सीश्वसन और दूसरा होता है अनॉक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, दूसरा है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं आपसे बात करूं, ये पहला लिखा है यहाँ पर देखें आप, ये जो फर्स्ट समीकरण लिखा है जिसमें ये ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक है। दूसरा आप समीकरण देखें, ये भी ग्लूकोज है लेकिन इसका ऑक्सीकरण तो हो रहा है अप्रत्यक्ष रूप से मैं कहूं, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। इसका टूटना, यहाँ ग्लूकोज का टूटना किसकी उपस्थिति में हुआ? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यहाँ ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं हुआ। ये कैसी प्रक्रिया है? अनॉक्सीश्वसन या एनारोबिक रिस्पायरेशन। और ये कैसा है? एरोबिक रिस्पायरेशन। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या बना? एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं कि जो ऑक्सीश्वसन है या एरोबिक रिस्पायरेशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और 38 एटीपी बनता है ग्लूकोज के अणु से, और जो अनॉक्सीश्वसन है उसके एक ग्लूकोज के अणु से 2 एटीपी या 28 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। फिर दो फार्मूला है जो बता देगा आपको कि ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन क्या है। इन दो फार्मूले के आधार पर ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन में आप अंतर लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 का। फिर मैं आपसे बात करूं, यहां समझो ध्यान से कि 1 ग्राम ग्लूकोज है। यदि 1 ग्राम ग्लूकोज का दहन कर दें आप, दहन मतलब उसमें आग लगा दें आप, तो उस आग लगाने से आपको 3.8 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी और वह ऊर्जा आपको लाइट के रूप में और प्रकाश के रूप में दिखाई देगी। ठीक है, उसका दहन कर देंगे। और लेकिन याद रखें, 1 ग्राम ग्लूकोज का यदि श्वसन होता है तो ध्यान से सुनना, 1 ग्राम ग्लूकोज
का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण होता है तो देखिए यहाँ 2.5 किलो कैलोरी ऊर्जा किसमें बदलेगी, एटीपी या ऊर्जा के रूप में, ठीक है। और आप देखें कि 1.3 जो एनर्जी है किसमें बदलेगी, हीट के रूप में, ठीक है, क्लियर ना। 1.3 किसमें कन्वर्ट होगी, हीट के रूप में, और 2.5 इसमें कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी के रूप में, क्लियर ना। अब एक बात बहुत क्लियर कर समझो आप कि हीट के रूप में कन्वर्ट हुई और एटीपी के रूप में कन्वर्ट हुई, तो 1 ग्राम ग्लूकोज के श्वसन से आपको 2.5 किलो कैलोरी की ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी के रूप में, और बाकी ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। लेकिन दहन में संपूर्ण जो ऊर्जा है वो किसमें, प्रकाश और ताप के रूप में आपको दिखाई देती है। यहाँ एक बात समझो आप कि एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अर्थात एडेनिन बताया हूं मैं तुम्हें, एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है। एडेनिन में कितने फास्फेट जुड़ जाए, 3 फास्फेट के अणु जुड़ जाएं, फास्फोरस के अणु जुड़ जाएं तो बन जाता है एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, क्लियर ना। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक फास्फेट का अणु निकल जाए तो बन जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बन जाएगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एक फास्फेट का अणु और निकल जाए तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा, क्लियर ना। लेकिन एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में एक फास्फेट जुड़ जाए तो बन जाएगा एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और एडीपी में एक अणु और जुड़ जाए फास्फेट का तो बन जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रकार यदि एडीपी को ऊर्जा मिली, एडीपी को डाइफॉस्फेट को ऊर्जा मिली, वह ऊर्जा ले लिया फास्फेट, और फास्फेट ऊर्जा को लेने के बाद किसमें बदल गया, एटीपी। और जब हमको जरूरत हुई तो फास्फेट से हमें ऊर्जा मिली और एटीपी किसमें बदल गया, एडीपी। अर्थात इस प्रकार एक दूसरे में बदलने की प्रक्रिया होती है। अब मैं आपसे बात करूं, फिर से बताऊं तुम्हें कि ग्लूकोज कहाँ होता है, याद करें, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। यह ग्लूकोज किसमें टूट जाता है, पायरुविक एसिड में, क्लियर में, और यह प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। क्या, ग्लाइकोलिसिस। तो श्वसन का जो पहला चरण है क्या है, ग्लाइकोलिसिस। फिर क्या होता है, पायरुविक एसिड को यदि ऑक्सीजन मिलता है तो एसिटिल कोएंजाइम ए में बदलता है, और एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्रक्रिया होती है क्रेब्स। तो श्वसन के 2 चरण हो गए, कौन कौन सा, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स। क्या, फिर से बताएं आप मुझे, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स। मैं पहले की बात करता हूं जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम है, ग्लाइकोलिसिस। इसे कहते हैं ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे, या इसका एक और नाम है कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे। ईएमपी पाथवे इसलिए कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस का एक और नाम है, क्योंकि 3 वैज्ञानिक है जिनका मैं नाम लेना चाहता हूं, इम्बेडन, मेयरहाफ, पैरानॉस। इन तीनों वैज्ञानिक ने इसे खोजा था, इसलिए इसे ईएमपी पाथवे कहते हैं। कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थित और अनुपस्थित में यह प्रक्रिया एक समान ही संपन्न होती है। इसको साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रक्रिया कहाँ होती है, याद कर लीजिए, साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। और याद रखिए आप, इस प्रक्रिया के दौरान कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी, ठीक है। तो मुख्य मैंने बातें बता दी कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, याद रखना, कोशिका के साइटोप्लाज्म में। कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे। 3 वैज्ञानिक है, इम्बेडन, मेयरहाफ, पैरानॉस, जिन्होंने खोजा था। देखिए जल्दी से, ग्लूकोज का एक अणु है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है। यह किसमें चेंज हो जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट। देखिए ग्लूकोज एक अणु में मान लीजिए कितने कार्बन है, 6, यहाँ लिखा 1 2 3 6, ठीक है। और इसके 6 नंबर के कार्बन में क्या जुड़ जाए, फास्फेट, तो बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। और 1 में भी जुड़ जाए तो ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो ये फास्फेट कहाँ से मिला ग्लूकोज को, किसने दिया, एटीपी। एटीपी अपना फास्फेट छोड़कर किसमें बदल गया, एडीपी में, और वो फास्फेट लेके ग्लूकोज किसमें बदल गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट। मतलब एटीपी यहाँ खर्च हो रहे हैं।
ग्लूकोज 6 फास्फेट चेंज इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट चेंज इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, क्लियर ना। तो यहां देखना 6 फास्फेट है, 6वें नंबर के कार्बनिक फास्फेट जुड़ा है, यहां पहले और 6वें में जुड़ा है, तो फास्फेट कौन दे दिया, एटीपी, और बदल गया एडीपी, मतलब यहां 2 एटीपी खर्च हुई, यहां भी खर्च हो गया और यहां भी। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 6, यह फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है और उसमें मॉलिक्यूल कितने हैं, 1, यह 3 कार्बन वाले यौगिक में विभक्त हो गया। इसमें भी 3 कार्बन होते हैं, इसमें भी 3 कार्बन, ठीक है। ये 3 कार्बन वाले 2 अलग यौगिकों में विभक्त हो गया और दोनों में उसके एक अणु, एक मॉलिक्यूल है। नाम क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, जिसे कहते हैं DHAP, शॉर्ट में DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, और दूसरा हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, क्लियर है। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का एक अणु बना और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का भी एक अणु बना, और दोनों अणुओं में इसमें भी कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 थी, इसमें भी कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 थी, और इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 किसमें डिवाइड हो गया, 3 वाले 2 में। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट किसमें चेंज हो सकता है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड किसमें चेंज हो सकता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। मान लीजिए DHAP किसमें चेंज हो गया, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। पहले से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का एक अणु था, ठीक है, अब एक अणु और हो गया तो इसके अणु कितने हो जाएंगे, 2, 1 बराबर 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लियर ना। अब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से बनेगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, तो वहां फास्फेट कौन देगा, फास्फोरिक एसिड, क्लियर ना। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से बनेगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, सब में आप 2 मॉलिक्यूल लिखेंगे, क्या बना, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, तो याद रखें उस समय 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से हाइड्रोजन निकलता है, और हाइड्रोजन को कौन ले लेता है, हाइड्रोजन ग्राही, जिसका नाम है NAD, जिसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, हाइड्रोजन ग्राही यौगिक, और इसके कितने अणु हैं, 2। ये 2 अणु क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ग्रहण करेंगे, किससे ग्रहण करेंगे, इससे निकला हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन को त्याग कर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड किसमें बदल गया, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें चेंज हो जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और वहां फास्फेट निकलता है, फास्फेट को लेता है ADP और किसमें बदल जाता है ATP, मॉलिक्यूल 2 होंगे, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज इनटू 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड चेंज इनटू पाइरुविक एसिड। जब 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड में चेंज होता है, उस समय फास्फेट इससे निकलते हैं, और फास्फेट को लेने के लिए बैठा ही है ADP, और चेंज हो जाता है ATP। इस प्रकार ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज के अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। कितने अणु बने, 2 अणु। पाइरुविक एसिड का सूत्र है CH3COCOOH, क्लियर ना। तो पाइरुविक एसिड में एक ग्लूकोज के अणु से कितने, पाइरुविक एसिड के 2 अणु बने, ठीक है। अब हिसाब लगा लें आप, 2 अणु ATP के यहां खर्च हो जाते हैं, और यहां पर बने कितने, 2 और 2 4, ठीक है। और इसके विषय में बता दूं मैं, जो NAD है, NAD कितने बने, 2 NADH2, एक NADH2 से बनते हैं 3 ATP, कितना बनता है, 3 ATP बनता है, तो 2 से बनेंगे 6 ATP। तो बने कितने, हिसाब किताब करते हैं अपन, ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बनते हैं, 6 ATP यहां से बनेंगे, कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा तुम्हें। 4 यहां, सॉरी 2 8 और 2 10 बने, और 10 बने और 1 और 2 खर्च हो गए, 10 बने और 2 खर्च हो गए, तो कितने ATP बनते हैं, याद रखिए ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP, कितने 8, गलती से मैं 2 बता दिया था, सॉरी, क्लियर ना।
क्लियर हो गई? 10 बनते हैं और 2 खर्च हो जाते हैं। कुल मिला के ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी बनते हैं। तो याद रखेंगे, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, ईएमपी पाथवे कहते हैं। इसमें एक ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं और 8 एटीपी भी बनते हैं। फिर हम कल बात करेंगे।